हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने का, और वो आज के दौर पे लड़ाइयाँ क्यों होती है। तो सबसे पहली, अंग्रेज भारत आए ही क्यों? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी उनको कि वो अपनी जान दांव पर लगा के समुद्र का यात्रा उस टाइम जान दांव पर लगाना ही था, क्योंकि उस टाइम ना तो अच्छे इलेक्ट्रॉनिक कंपास होते थे, ना मैप होते थे अच्छे खासे। तो उस समुद्र से भारत की ओर अपनी जान दांव पर लगा के आए क्यों? इसका सबसे बड़ा नाम, अगर आप सुनना चाहेंगे कि क्यों आए, तो उसमें एक ही नाम सबसे आगे आता है, वो काली मिर्च। हाँ दोस्तों, काली मिर्च। आप भी सोचेंगे क्या काली मिर्च? काली मिर्च के लिए कोई जान दांव पर लगाता है? लगाया जाता था उस टाइम, क्योंकि काली मिर्च और इस तरह बहुत सारे मसाले वो ठंड के प्रदेशों में जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते। इनसे गर्मी पैदा होती है, खाना पचती है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों के लिए अंग्रेज अपनी जान दांव पर लगाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पार पड़ी, अगर वो छोटे रास्ते इधर से, मतलब जैसे अगर हम लोग मैप बना के भारत का रफ मैप देखें, तो ये भारत है, इसके बाद यहाँ पर गल्फ कंट्री है, और फिर यहाँ यूरोप है, तो वो इधर से भी तो आ सकता है। तो यहाँ पर एक मार्ग होता है जिसे कहते हैं रेशम मार्ग। रेशम। तो हुआ क्या, बहुत पुराने समय से, बहुत ही पहले, बहुत ही पहले, जहाँ तक लिखित प्रमाण भी नहीं हम लोग को मिलता, वहाँ से लोग इस रेशम मार्ग से, भारत से, चाइना से सारी वस्तुओं का आदान प्रदान रेशम मार्ग से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशम मार्ग के द्वारा हुआ करता था। प्रॉब्लम क्या हुई, ये गल्फ कंट्रियाँ बीच में आती थी, तो गल्फ कंट्रियों को इनका फ़ायदा बहुत मिलता था। कारण क्या होता था, ना इन लोग को कोई चीज़ उगाना पड़ता था, ना ही कोई मेहनत करने पड़ती थी खेती में। बस इतना बात था, रेशम मार्ग यहाँ होके गुजर रहा है, तो यहाँ पर वो लोग टैक्स लगाते थे कि हमारे देश से पार हो रहा है तो हम लोग को टैक्स देना पड़े। तो इस वजह से हर चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स होता था, और ये लोग भी बहुत धनवान हो चुके थे टैक्स ले दे देकर, टैक्स ले लेकर गल्फ कंट्री भी बहुत धनवान हो चुकी थी। तो और यहाँ से भारत की चीज़ें यहाँ जाती थी, अमेरिका यूरोप वगैरह, वहाँ से हर सोना चांदी वगैरह भारत आते थे। अब प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पर जो राजा था, वो टैक्स बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला, इतना महंगा हो गया कि जो अमेरिका के लोग थे, जो अमेरिका तो उस वक्त था नहीं, जो यूरोप के लोग थे, वो चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे थे, बहुत ज़्यादा महंगे। तो उन लोगों के पास एक ही रास्ता था, दूसरा रास्ता। तो वो दूसरा रास्ता समुद्री रास्ता खोजने के लिए निकले। इसीलिए वास्को डा गामा निकला, और वो भारत, उन लोगों ने भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रहा था कि वहाँ लोग सोने के चप्पल पहनते हैं। जैसे आज हम लोग का सपना है एक दिन अमेरिका जाना है, भारत के गरीब लोगों का सपना है अमेरिका जाना, अमेरिका से घूमना, लंदन घूमना, यूरोप घूमना। उस टाइम यूरोप लोगों का सपना था भारत घूमना, और शायद उनकी डिज़ायर हम लोग से ज़्यादा थी, इसलिए वो जान दांव पर लगा के आ रहे थे भारत। और भारत आने का, और इसमें सबसे मूल कारण था मसाले की खोज। वास्को डा गामा भी भारत जब आया 1498 में, तो वो बहुत सारे मसाले लेकर गया था यूरोप। और उसके बाद वास्को डा गामा था पुर्तगाली, और पुर्तगाली डच सब आने लगे, और सब में फिर लड़ाइयाँ छिड़ने लगी, और बहुत सारी समुद्री लड़ाइयाँ होने लगी। और उसके बाद पायरेट्स आने लगे, जो यहाँ से सोना लेकर वो लगाते थे, यहाँ से सोना देके मिर्च लेके जाते थे उन व्यापारियों को लूटने के लिए। पायरेट्स होने लगे, समुद्री डाकू होने लगे, और इस तरह से चलता रहा। और जब ये लोग यहाँ आए, तो अंग्रेज डचों पुर्तगालियों को हरा कर अंत में वो भारत पर अपना प्रभुत्व कर देता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। और 31 दिसंबर को क्या हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इलिजाबेटा प्रथम, पहली इलिजाबेटा महारानी जो थी, उन्होंने इन लोगों को एक चार्टर दिया था। उस चार्टर का मतलब एक आदेश दिया था, चार्टर बोलते हैं इसमें। उस चार्टर के तहत क्या था कि ब्रिटेन की और कंपनियां, मतलब यूनाइटेड किंगडम की और कोई भी कंपनी भारत की ओर व्यापार करने नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि डच, फ्रेंच और बाकी देशों की कंपनियां, तो बाकी यूरोपीय कंपनी तो आएंगी ही, लेकिन ब्रिटेन की नहीं जाएगी। और इसके बाद जब ब्रिटेन के कंपनी भारत आए और डच वगैरह को हराकर वो भारतों में के देश में कब्जा भारत के देश में धीरे धीरे वो कब्जा करती रही, राजनीति में घुसने लगा, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो हम लोग इसी को पूरा डिटेल में जानेंगे आज, ठीक है। तो इसके बाद हुआ क्या, जब ये कंपनी का व्यापार हुआ और उनको चार्टर मिला और वो भारत आए,
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति सबको हटा दिया। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र के पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार कर सकती थी, नए देशों की खोज और व्यापार भी कर सकती है उन देशों से, परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारी देशों को पूरब के बाजार में व्यापार करने की प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। दूसरे व्यापारी देश जैसे डच, फ्रेंच, पुर्तगाली ये सबको नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्रिटेन के जो देश थे, उन ब्रिटेन में जो कंपनियां थी उनको किया जा सकता, वो लोग नहीं कर सकते थे व्यापार, सिर्फ ब्रिटेन की कंपनियां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का आगमन पहली ही 17 मई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले 17 मई 1498 में पुर्तगाली वास्को डा गामा भारत आ चुका था। और वो जब गया यहाँ से तो बहुत सारे मसाले, रेशम, सूती के कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील, ये सब यहाँ भारत में पाए जाते, ये सब सुन के रखा था उसने। और जब जब वो वहाँ से गया तो इससे में बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर भी गया वास्को ड गामा। और यूरोप की बाजार में ये पूरा खूब मांग थी इन सब की। वहाँ पर ठंड बहुत पड़ता है तो ये सब चीज़ें ठंड में बहुत ज़्यादा काम आती, तो यूरोप की बाजार में बहुत ज़्यादा मांग थी। और यूरोपीय कंपनियां जब भारत आते थे तो मुनाफा कमाने के लिए वो लोग इसको यहाँ से सस्ते दामों पर भारत में खरीदते थे, और वहाँ पर जब यूरोप जाते थे तो वहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे। एक तरह के से ये सही भी, क्योंकि वो जान की दाव पर लगा के आ रहे हैं तो वहाँ पर जाकर महंगों दाम पर बेच रहे। लेकिन बाद में उन्होंने वास्को डा गामा जब भारत से वापस किया तो अपने साथ मसाले लेकर चल गया था। वास्को डा गामा इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा के खर्च का वहन करते हुए इन सामानों की कीमत बढ़ाने लगी, जिसकी वजह से इन व्यापारियों का मुनाफा व्यापार के मुनाफे अभी तक कंपनियों ने कोई युद्ध नहीं किया, वो भारत में आए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर आने के बाद जब उन लोगों यहाँ पर व्यापार करने लगे, बहुत ज़्यादा भारी मुनाफा करने आने लगे, तो यहाँ का जो शाहजहाँ थे वो उनसे यूरोपीय कंपनी से बहुत नाराज, बहुत गुस्से में हो गए। उनकी गतिविधियों से उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको मना कर दिया। लेकिन किसी तरह करके वो बंगाल में, मतलब बंगाल में पूरा मना ही करते कि बंगाल में वो व्यापार कर ही नहीं सकते। लेकिन किसी तरह करके कुछ जगहों पर उन्होंने व्यापार करने का, मतलब कुछ जगहों पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली शाहजहाँ से। उसके बाद 1698 में क्या हुआ, यूरोप की जो कंपनियां थी, यूरोप की कंपनियों ने ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने सुल्तानटी, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपये में खरीद ली। यहाँ की जमींदारी खरीदने के बाद वो लोग पूरा व्यापार करने में, मतलब यहाँ की जमींदारी उन्हें मिल गई तो वो व्यापार करने में अपना पूरा व्यापार कर रहे थे, बहुत ही आसान से और बहुत ही आराम से व्यापार करने लगे। और इन व्यापार इन व्यापार करने के ये व्यापार करने लगे। और इनके बाद क्या हुआ, फैक्ट्री, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनाई गई। उन फैक्ट्रियों में फोर्ट विलियम नाम का, मतलब बहुत सारे फैक्ट्री बनाए गए और बहुत सारे मकान बनाए गए। उन फैक्ट्रियों के साथ वहाँ के लोगों को रहने के लिए फोर्ट विलियम कहने लगे। उन जो फोर्ट विलियम का जो जगह था ये बहुत बड़ी जगहों में बहुत जगह फैला हुआ था। उसको बाद में कलकत्ता कहने लगा। और फिर बाद में उन्होंने औरंगजेब से, यूरोपीय जो कंपनियां थी वो बाद में औरंगजेब से निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त पा ली। अभी तक तो क्या था, 1498 वो लोग औरंगजेब से निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त पा ली। पहले तो शाहजहां बहुत गुस्सा था। पहले तो बहुत, जो शाहजहाँ था वो बहुत गुस्सा था। पुर्तगालियों से शाहजहाँ इतना गुस्सा थे कि उन्हें तो बंगाल से बाहर निकाल ही फेंक दिया। और इनको जो जो था ब्रिटेन की कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको कुछ सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की जगह इजाज़त दी। और बाद में जब औरंगजेब ने उनको निःशुल्क व्यापार करने की बंगाल में इजाज़त दे दी, तब क्या हुआ कि ब्रिटेन की कंपनी के जो लोग थे, जो अफसर थे, वो लोग भी अपना फ़ायदा देख रहे थे, क्योंकि जान दाव पे लगा के भी भारत आए। तो उनका उद्देश्य क्या था, यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के अपने साथ ले जाए। तो वो लोग क्या करने लगे, वो लोग भ्रष्ट हो गए और वहाँ से रिश्वत वगैरह, तो वो लोग अपना भी छोटा मोटा व्यापार करने लगे। और
व्यापार के सबसे बड़ा फायदा क्या था कि निःशुल्क उनके लिए किस व्यापार करने के लिए कोई कर देना ही नहीं पड़ रहा था। जब कर नहीं देना पड़ रहा था, 3 जगह पर जमींदारी उन्होंने ले ही ली थी और उनको कोई कर, कोई पैसा देना ही नहीं पड़ रहा था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, तो वो लोग पूरा मतलब पैसा पूरा लुटा लेंगे, पूरा कमाने लगे। तो उसके बाद हुआ क्या, नवाब जो था ये मुर्शिदुद्दीन कुली खां, ये इनसे बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि पहले तो कंपनी कमा रही है और कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दी गई, तो वहाँ के अफसर अपने निजी तौर पर ऐसा व्यापार क्यों कर रहे हैं। इस वजह से इस जनाब को बहुत गुस्सा आ रहा था उन पर, और इन पे और इनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव बढ़ने लगा और बाद में युद्ध की स्थिति होने लगी। इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति, फिर धीरे धीरे युद्ध शुरू हुए। हेलो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद के जो कारण थे ये मुख्य रूप से पालसी के युद्ध के कारण थे। आप लोगों को पता था पालसी का जो युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेजों की शक्तियाँ और बढ़ गई और भारत पर उनके कब्जे का पहला जो मुख्य अभियान था वो पालसी का युद्ध ही था। तो हुआ क्या था, औरंगजेब मर चुका था। अब हम लोग आ गए वहाँ जब औरंगजेब मर चुका था। औरंगजेब के मरने के बाद हुआ क्या, जो मुगल शासन था वो कमज़ोर पड़ने लगा और उनकी जो शक्तिशाली शासक की कमी थी वहाँ पर, तो मुगल शासन कमज़ोर पड़ने लगा। और मुगल शासन के कमज़ोर पड़ने के बाद हुआ क्या, अंग्रेज जो थे वो देखे अब मुगल शासन कमज़ोर पड़ गए, तो वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर भारत में कब्जे करने के अपने अभियान को और तेज़ी से बढ़ाने लगे। तो इसमें मुख्य कारण क्या थे, नवाब मुर्शिदुद्दीन कुली खां, ये जो नवाब था बंगाल का, वो अंग्रेज़ों के अभियान से बहुत गुस्सा था। अंग्रेज मुख्य रूप से जो अभियान करते थे टैक्स की, मतलब जो टैक्स देना था उसमें बहुत दिक्कत करते थे, नहीं देते थे। और नजराने की मांग, अंग्रेज नजराना मांगते थे और व्यापारी जो टैक्स थे वो देने में आनाकानी करने लगे और सिक्के ढालने, अपने खुद के सिक्के बनाने लगे अंग्रेज। मान लो भारत का यहाँ भारत का पैसा, भारत का पैसा चल रहा है, भारत की रुपी, लेकिन अब कोई आदमी अमेरिका से आ रहा है और अपना खुद का पैसा बना रहा है, वो भारत में इस्तेमाल भी कर रहा है, तो भारत का सरकार उससे गुस्सा होगी कि नहीं होगी। तो इस वजह से और किलेबंदी भी करने लगे, अपने किलों को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे, और इनके किलों में बहुत मतलब किलेबंदी करने लगे वो लोग एक तरह से। तो ये, और इसके साथ कौन सा, मुर्शिदुद्दीन अली वर्दी खां, सी सिलाजुद्दौला सिलाजुद्दौला, ये लोग जो थे वो तीनों वो बंगाल के शक्तिशाली नवाबों में थे और ये अंग्रेजों से बहुत गुस्सा थे और इन लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला करना चाहते थे। अंग्रेज अभी तक, जब औरंगजेब मर चुका था तब तक अंग्रेज बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। उन्होंने दक्षिण में फ्रेंच के लोगों को हरा चुका था और फ्रेंच के लोग हला के अंग्रेज को व्यापार, और अंग्रेज अपनी व्यापारिक हित की रक्षा भी करना चाहते थे। तो इन वजह से अपनी व्यापारिक हित की रक्षा करने की वजह से इन लोगों से, इन लोग की दुश्मनी थी और अंग्रेज स्ट्रांग हो चुके थे। दक्षिण में फ्रेंच को वो हरा चुके थे, लेकिन फ्रेंच को हराने के बाद हुआ क्या, वो फ्रेंच के लोगों को हरा चुके और बंगाल से जो था उन्होंने बंगाल में पूरा धन, पूरा पैसा कमा लिया था। तो इतना पैसा बंगाल में कमाने के बाद और दक्षिण में उन लोग अंग्रेजों को, दक्षिण में फ्रेंच को हराने, फ्रांसीसियों को हराने के बाद उन लोगों की जो शक्तियाँ, उनको जो मनोबल था बहुत स्ट्रांग हो चुका था और उन लोगों का मनोबल इतना स्ट्रांग हो चुका था, वो जिस देश में आए हैं वहाँ के ही बंगाल में व्यापार करने और बंगाल के ही नवाबों से झगड़ा शुरू करने, मतलब झगड़ा करने की उन लोगों में हिम्मत आ चुकी थी। और जब ये इतना हो चुका था, अंग्रेजों की शक्तियाँ मजबूत हो चुकी थी, तो अब हम लोग फांसी के युद्ध के मुख्य कारण जानेंगे और फांसी का युद्ध कैसे हुआ इस बारे में जानेंगे। ये नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, अब इसके बाद क्या हुआ, पालसी का युद्ध। तो पालसी का युद्ध 1757 में हुआ था, लेकिन इससे पहले कुछ घटनाएं क्या हुई, अलवर्दी खां की मृत्यु हुई। जो मैंने 3 नाम बताए थे उन तीनों नामों में एक इम्पॉर्टेंट नाम ये था, ये बंगाल का नवाब था। और इसके बाद मुर्शिद और सिरजुद्दौला था, तो ये बंगाल का नवाब बन गया। इनकी मृत्यु के बाद ये बन गया। और अब हुआ क्या, जब ये नवाब बन गया तो अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का नवाब ऐसा हो जो उनके व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए, लेकिन ये जो थे ये ऐसा नहीं किए। इन्हें अंग्रेजों के पूरा दरकिनार कर दिया, उनके व्यापारिक हितों को बिल्कुल नहीं माने और ये सब हो ही रहा था। उसके बाद अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज तो थे वो इनके विरोधियों और शत्रुओं को शरण दे रहे थे। अंग्रेज मतलब इनके विरोधी और इनके जो दुश्मन वगैरह थे उनको अपने शरण दे रहे थे और इस सिद्दुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र भी रच रहे थे। अब ये सब चल रहा था और अंग्रेज राजनीतिक षड्यंत्र, लेकिन अंग्रेजों को इनमें
कामयाबी नहीं मिली, नॉट वर्क, ये काम नहीं आया अंग्रेजों का, ये षड्यंत्र रचना और विरोधियों काम नहीं आया। उसके बाद अंग्रेजों पर ये दबाव बनाने लगे और दबाव बनाने के बाद 3 आदेश उन्होंने जारी किया कि कंपनी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। मतलब यहाँ पर जो राजनीतिक मामला है, जो राजा का काम है, वो पर कंपनी ना करे और किलेबंदी को रोके तथा बकाया कर चुकाए। फोर्ट विलियम जो था, जिसको बाद में कलकत्ता बोलने लगे, उस जगह मतलब फोर्ट विलियम एक फोर्ट बनाया, एक महल बनाया, उसको फोर्ट विलियम बनाया, लेकिन वो इतना बड़ा था उसी को बाद में कलकत्ता बोलने लगा और आज वो एक कलकत्ता शहर के नाम से ही जाने लगा उसकी वजह से। तो इस फोर्ट विलियम में किलेबंदी करके रहते, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद बनाए थे जिसपे सैनिक रक्षा करते थे और मतलब राजा के सैनिक वहाँ जाते थे तो उनको मार के लोग भगा देते, वहाँ पर घुसने नहीं देते थे। लाइन कट गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम कंप्लीट करेंगे इसको। और उसके बाद क्या हुआ, 1756 में काशी बाजार में जो था, काशी बाजार में 1756 में ये जो सिद्दुदौला था वो गया और वहाँ पर जंग लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और काशी बाजार को अपने कब्जे में ले लिया। और इसके बाद जब इतना कुछ इन्होंने कर दिया, तब हुआ क्या, अंग्रेजों के इनके टकराव बहुत बढ़ गया और अंग्रेजों की इनसे बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई और ये पालसी के युद्ध के मशहूर कानून में एक है काशी बाजार पर हमला करना। इसके बाद क्या हुआ, काशी बाजार पर जब हमला हो गया तब वो हुआ कि 20 जून 1756 ईस्वी, 20 जून, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 20 जून 1756। इस दिन क्या हुआ, नवाब फोर्ट विलियम पर भी, मतलब फोर्ट विलियम पर भी अपना कब्जा जमा लिया, अधिकार कर लिया। नवाब की फौज ने कई अंग्रेजी अफसरों को गिरफ्तार किया, उनके गोदामों पर कब्जा जमा लिया, कभी मतलब अंग्रेज के बहुत सारे अफसर को गिरफ्तार किया और कहीं कहीं कब्जा जमा लिया और कब्जा जमा कई अंग्रेजी अफसरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजी किलाबंदी को पूरी तरह नष्ट कर दी। कलकत्ता का भार मानीचंद को सौंप कर नवाब राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गए। कलकत्ता को मानीचंद पर सौंप कर वो वापस चले गए। तो फोर्ट विलियम को कैलकट कहा गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कलिकत्ता नहीं कैलकट, मतलब उस महल का नाम थोड़ा चेंज हुआ यहाँ पर थोड़ा सा। और वो कलकत्ता का भार मानीचंद को सौंप कर नवाब राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गए। पर यहाँ पर मुख्य कारण था वो अंग्रेजों से पूरा जीत गया, मतलब ये लड़ाई में नवाब की जीत हुई। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होना था। जब इस घटना की जानकारी मद्रास पहुंची तो अंग्रेज क्रोधित हो उठे, वे नवाब को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। लॉर्ड कर्नवालिस के नेतृत्व में थल एवं नौसेना ने कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। स्थिति का आकलन करने के बाद कर्नवालिस ने नवाब को कई बड़ी अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिलवा लिया। मतलब जब मद्रास मेन ब्रांच पे जब ये बात पहुंची तो वहाँ के जो अंग्रेजी अफसर थे बहुत गुस्सा, और कर्नवालिस आया वहाँ से और इसने, और जो इसका क्या नाम था, सिद्दुदौला का जो था, वहाँ पर बड़े बड़े सेनापति वगैरह उनको रिश्वत देके अपने ओर मिलाने लगे। इस परिस्थिति में मानीचंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। इतना लड़ने के बाद, इतना खून बहाने के बाद, अंग्रेजी अधिकारियों को उनको गोदामों पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद, फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के बाद, जब सिद्दुदौला ने कलकत्ता को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया, लेकिन वहाँ का जो नवाब था मानीचंद को जो भेजा था, बिना अंग्रेजों से लड़े, कोई बात नहीं, अंग्रेज आए, अंग्रेज को पेल पकड़ा और बोला मालिक छोड़ दो हमको और कलकत्ता रखो, दे दिए कर। इससे अंग्रेजों का मनोबल बहुत बढ़ गया और नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जब एक नवाब मतलब कलकत्ता का जो भार मानीचंद को सौंपा था, वो बिना कोई किए अंग्रेजों को तुरंत ही मतलब अपना राज्य दे दिया, तो अंग्रेजों का मनोबल कितना बढ़ेगा तुम सोचो। बिना लड़ाई किए तुम्हारे पैर में अगर कोई शहर रख के दे दिया जाए तो कितना मनोबल बढ़ सकता है। तो अंग्रेजों का मनोबल बहुत बढ़ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें पढ़ेंगे। अभी लाइन कट चुका है तो अच्छे से यहाँ पर होगा नहीं, इसलिए आज से क्लास इतना ही होगा।